Hello, I am a CA final student and I have given attempt in November 20. I am discussing with you MCQ of Paper Set C International Taxation that have come in the November 2020 attempt. I have already uploaded the case study number 1 MCQs and now we will be discussing case study number 2 MCQs. Okay, the first question asked was how much is the quantum of penalty that can be levied on Ashok Private Limited for failure to keep and maintain any documents and information which was sought by the TPO. I will draw your attention towards section 271AA of the Income Tax Act. ठीक है, 271AA क्या बोलता है? Failure to keep and maintain any document and information as required under section 92D1. ठीक है, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन पेनल्टी कैन बी लेविड, है ना. तो ये वाला क्वेश्चन था. तो अगर आप यहां पे देखो तो इसने द असेसी डिड नॉट मेंटेन information and document relating to the sale of goods to buyers in Singapore for a value of रुपये 15 करोड़ which was sought by the TPO. मतलब आपने 15 करोड़ दिया, 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन किया, आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए थे. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब 15 करोड़ या 2%, इट कम्स आउट टू 30 लाख. अगर आप देखो तो 50 करोड़ या अगर मैं देखूं, है ना, 15 करोड़ या अगर मैं 2% करता हूं तो इट कम्स आउट टू 30 लाख, है ना. तो 30 लाख इज द राइट आंसर. मतलब ये जो इसमें मतलब 2% पेनल्टी लेवी हो सकती है, 2% पेनल्टी लेवी हो सकती है ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. तो 2% ऑफ 15 करोड़ इट कम्स आउट टू 30 लाख. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यू. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की और. अब इसमें है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पिलो for the assessment year B6 in respect of the income earned by the transfer of derivatives in India. ठीक है, अब क्या होता है इसका पहले हम वो फ्रेज पढ़ते हैं. मिस्टर पिलो इज अ नॉन रेजिडेंट, ही इज अ नॉन रेजिडेंट. ठीक है, ही हैज बिकम सिटीजन ऑफ यूके सिंस जनवरी 2018. ठीक है, ही इज अ नॉन रेजिडेंट एंड ऑल्सो अ नॉन सिटीजन. ही रेगुलरली इन्वेस्टेड इन डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन इंडिया. ठीक है, ही इज नॉट अ एफपीआई. ठीक है, ही इज नॉट अ एफपीआई. व्हाई दे हैव गिवन दिस वी विल अंडरस्टैंड इट. First of all we have to read the question. ठीक है, he earned रुपये 5.6 करोड़ during the PY 19-20 from the transfer of derivatives in India. ठीक है, अब ये वाली लाइन क्यों दे रखी है? he is not FPI because यहाँ पे एक चीज आपको माइंड में रखनी है. क्या माइंड में रखती है कि जो फाइनेंस एक्ट ने क्या बोला था कि 25% और 37% सरचार्ज नहीं लग सकता किस किस के ऊपर, अगर एफपीआई हो आप. ठीक है, तो एफपीआई के ऊपर क्या होता है 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं लगता. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एफपीआई नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो ट्रांसफर ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर जो इनकम आई है इसके ऊपर आप 37% मतलब सरचार्ज लग सकता है. क्यों? क्योंकि आपको सरचार्ज की स्लैब याद रखनी है. ठीक है, स्लैब कौन सी? 50 लाख से 1 करोड़. कितने परसेंट सरचार्ज? 10%. 1 करोड़ से 2 करोड़ सरचार्ज कितना होता है? 15%. 2 करोड़ से 5 करोड़ सरचार्ज कितना होता है? 25%. एंड 5 करोड़ से ऊपर सरचार्ज विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 37%. ठीक है, तो ये हमारी सरचार्ज की रेट है. लेकिन सरचार्ज 115 एडी में जो एफआईआई इनकम कमाता है उसके ऊपर नहीं लग सकता 25 और 37% वाला. मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? एट द रेट ऑफ 15%. तो ये एग्जम्पशन थी. लेकिन ये बंदा एफपीआई नहीं है, मतलब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं है, तो इसके ऊपर एनहांस सरचार्ज विल अप्लाई. ठीक है, अब अपन ये वाली लाइन पढ़ते हैं, है ना. ये जो फ्रेज आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2.104 ऑफ द आईसीएस स्टडी मटेरियल. ठीक है, अदर देन एफपीआई डेरिवेटिव्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. दीज आर नॉट capital asset. ठीक है, and the income arising from the transfer of derivatives is treated as business income. It is treated as business income. तो मतलब इसमें मतलब फिर स्लैब रेट लगेगा. ठीक है, इसमें कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है जो लगेगा, क्योंकि ये क्या है ना, एफपीआई अगर अदर देन एफपीआई है तो ये नॉट अ कैपिटल एसेट है और इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा. ठीक है, तो इसमें मतलब स्लैब रेट लगेगा. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये. तो अब इस पे क्या होगा? स्लैब रेट लगेगा. तो इसमें मतलब फर्स्ट 2.5 लाख रुपए निल. ठीक है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%. तो आपको पता होगा कि जो मतलब पहले 2.5 लाख माफ होते हैं. ठीक है, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे कितने परसेंटेज? 20%. फिर आप देखो 560 में से 10 लाख तो कवर हो चुके हैं, तो अब 550 लाख बचे. ठीक है, इसके ऊपर 30%. तो ये टैक्स आ गया आपका, टोटल टैक्स आ जाता है आपका 166.125. ठीक है, टोटल टैक्स कितना आता है? 166.125. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 37% से सरचार्ज लेवी होगा. वाई इट विल बी लेविड? बिकॉज ही इज नॉट अ एफपीआई एंड
इट इज नॉट, इट डज नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 115 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो 115 AB मतलब उसमें कवर नहीं होता है, तो इसके ऊपर जो एनहांस सरचार्ज है, एनहांस सरचार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो एनहांस सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल, सॉरी, इट एनहांस सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एंड द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसके ऊपर 37% से सरचार्ज लेवी होगा। तो सरचार्ज अमाउंट आता है इतना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूं, टैक्स प्लस सरचार्ज, तो 166 प्लस 161, 166.125 एंड 61.46625, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले क्या हुआ, बस सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है, डेरिवेटिव्स है, मतलब इट्स अ बिजनेस इनकम, ठीक है। और सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37% विल बी लेविड बिकॉज इनकम एक्सीड 5 करोड़, और 5 करोड़ के ऊपर 37% का सरचार्ज लगता है। और ये एफपीआई नहीं है, इसलिए 100% ये सरचार्ज भी लगेगा। इसके ऊपर वो वाली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है जिसमें 15% ही मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है। तो इसमें 37% सरचार्ज लगेगा आपका। तो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा आपका 37%, तो ये आता 61.46625। तो अगर मैं टैक्स प्लस सरचार्ज का टोटल कर दूं, मतलब ए प्लस बी, ये ए और ये बी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का समेशन कर दूं तो इट कम्स आउट टू 227.59125। अगर इसे मैं सेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल आता, सेस का अमाउंट आता 9.10, ठीक है, 9.10 एंड द टोटल कम्स आउट टू 236.6949। तो मतलब हुआ क्या, है ना, मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूं, अगर इसमें हुआ क्या, इस केस स्टडी में क्या सिंपली हुआ क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, ये जो टैक्स आया था इसके ऊपर 37% से सरचार्ज लगाया, फिर मैंने टैक्स प्लस सरचार्ज कर दिया और मैंने 4% से ये सेस लेवी कर दिया, तो 4%, तो इसका समीशन आ गया। अगर मैं इन दोनों का समीशन कर दूं, इन दोनों का टोटल कर दूं, तो ये मेरा टैक्स आ जाता है 236.6949। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस एमसीक्यू इज ट्रांसफर ऑफ डेरिवेटिव्स इज अ बिजनेस इनकम एंड as the income exceed 5 crore, surcharge at the rate of 37% will be levied on it, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब अपन आते हैं थर्ड एमसीक्यू की ओर, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू में क्या है, अगर आप देखो तो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। अगर ब्लैक मनी एक्ट में अगर जो इनकम डिटरमिन करी है आपकी वो 350 लाख डिटरमिन करी है, तो मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा सेक्शन 3 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ब्लैक मनी एक्ट क्या बोलता है, वो बोलता है assessee would be liable to tax at the rate of 30%। मतलब 350 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 350 के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो 105 अमाउंट आ जाता है टैक्स का, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 41 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। 41 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट, सॉरी आई एम सॉरी, सेक्शन 41 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट, है ना। तो ये क्या बोलता है, सेक्शन 41 बोलता है if in case, ठीक है, where the tax has been computed in respect of the undisclosed foreign income and asset, the AO may direct the assessee to pay by way of penalty in addition to the tax a sum equal to 3 times the tax so computed। मतलब जो पेनल्टी जो लेवी हो सकती है वो 3 times the tax कंप्यूट हो सकता है। तो मतलब अगर टैक्स आता है 105, है ना, 105, तो पेनल्टी जो लेवी हो सकती है वो 3 times the tax पेनल्टी लेवी हो सकती है। तो इट कम्स आउट टू 315। सो द राइट ऑप्शन इज सी, है ना। तो ये सही ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। ये आपको जो कंटेंट है ये मिल जाएगा 5.2 ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड 5.28 ऑफ द स्टडी मटेरियल, है ना। ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने जो लगाया है ये आपको ये कंटेंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं इस एमसीक्यू की ओर जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये एमसीक्यू का आंसर मुझे भी नहीं पता क्या सही आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या होता है, for which of the previous year can the TPO redetermine the ELP in addition to the PY for which a reference was made by the EO in the case of Assured Private Limited। अब अपन पहले केस को समझते हैं, ठीक है। अब देखो, the TPO based on the information given by the assessee for the AY 18-19 wants to redetermine ELP for the earlier assessment year। मतलब 15-16, 16-17 एंड 17-18 की वो ELP डिटरमिन करना चाह रहा है वापस से on the basis of information as per AY 18-19, ठीक है। It may be noted that the tax assessment were already completed, ठीक है, as per the order of the TPO for those years, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर तो वैसे ये हो सकता है कि TPO कैन नॉट ओपन, ठीक है, क्योंकि जो एक मैटर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर TPO सेकंड व्यू नहीं ले सकता और उसके ऊपर मतलब ये टैक्स रीओपन नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट आंसर जो आता है वो तो ये आता है कि इसका, है ना, TPO इज नॉट एम्पावर्ड, ही इज नॉट एम्पावर्ड टू रीडिटरमिन द ELP ऑफ द अर्लियर ईयर व्हिच वाज प्रीवियसली डिटरमिन्ड बाय हिम, ठीक है। ये तो पहला व्यू आता है, ये मेरे हिसाब से तो ये वाला व्यू ज्यादा करेक्ट है, जो ये भी ये वाला है, ठीक है। लेकिन बाकी दूसरा व्यू क्या है, दूसरा व्यू ये है कि अभी जो असेसमेंट का टाइम लिमिट है, अगर आप देखो PY 15-16
PY 15 16 16 17 17 18, मतलब AY 16 17 17 18 18 19, ठीक है। इसका जो टाइम लिमिट था, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, वो क्या था, 21 महीने, ठीक है। अगर आप TPO को रेफर करते हो केस तो 12 महीने आपको एडिशनल मिलता है, ये आपको पता ही है फंडा। तो ये जो टाइम लिमिट था वो AY 16 17 के लिए था 21 महीने, 17 18 के लिए भी था 21 महीने, और AY 18 19 से ये टाइम लिमिट हो गया 18 महीने, और 19 20 से ये टाइम लिमिट हो गया 12 महीने, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, ठीक है ना। अब तो अभी 12 महीने में कंप्लीट होता ना असेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो, अब TPO को अगर रेफर किया जाए केस तो 12 महीने का और टाइम लिमिट मिलता है, तो टोटल टाइम लिमिट हो गया आपका 33 महीने 33 महीने 30 महीने, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, अगर आप देखो तो इसमें जो रेस्पेक्टिव डेट आती है वो आती है दिसंबर 19, ठीक है, दिसंबर 19, दिसंबर 20 एंड सितंबर 22। मतलब अगर आप 17 AY 16 17 मतलब मार्च 17 से अगर आप 33 महीने जोड़ते हो, मार्च 17 से 33 महीने, तो मतलब 17 18 पूरा 12 महीने, 18 19 पूरा 12 महीने, 24 महीने हो गए। अब 9 महीने बचे, 9 महीने बचे, ठीक है ना। 18 19 पूरा हो चुका है, ठीक है, यानी 18 19 हुआ तो मार्च 19 में हम पहुंच चुके हैं। मार्च 19 से आप अगर आप 9 महीने जोड़ते हो तो वो आता है दिसंबर 19, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप 17 18 से आप 33 महीने जोड़ते हो तो वो आता है दिसंबर 20, ठीक है ना। अगर मार्च 18 से, मतलब EY के एंड से 33 मंथ जोड़ने हैं आपको, ठीक है, EY के एंड से 33 मंथ जोड़ने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से रेस्पेक्टिव टाइम लिमिट आ जाती है, ठीक है। तो अब मेरा सेकंड व्यू ये है, सेकंड व्यू, ठीक है, हालांकि जो फर्स्ट व्यू है वही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन सेकंड व्यू ये है कि जो असेसमेंट की टाइम लिमिट है, अब जो नोटिस जो इशू हुआ, ठीक है, EO ने जो रेफर किया है TPO को, जो मैटर रेफर किया, अश्योर्ड प्राइवेट लिमिटेड फाइल्ड इट्स ROI फॉर द AY 18 19 इन नवंबर 2018 एंड इट वाज सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी इन अगस्त 2019, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर रेफर टू द TPO इन अक्टूबर 2019। अब अगर आप देखो अक्टूबर 2019 में PY 15 16 की भी अभी टाइम लिमिट बची है असेसमेंट कंप्लीशन की, 16 17 की भी बची है और 17 18 की भी बची है। तो ये टाइम लिमिट अभी बच रही है, तो इसका मतलब इनकी असेसमेंट अभी कंप्लीट हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये वाला आंसर भी हो सकता है कि वो इन सारे सालों का PY 15 16 टू 17 18 ये केस रीओपन कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए डी वाला, ठीक है, क्योंकि ही इज नॉट एम्पावर्ड टू रीडिटरमिन द ALP ऑफ द अर्लियर ईयर व्हिच वाज प्रीवियसली डिटरमिन्ड बाय हिम। क्योंकि ये क्या है, कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, सेकंड व्यू ले रहा है वो, तो सेकंड व्यू तो अलाउड ही नहीं है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर वैसे मुझे भी नहीं पता, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर ताकि मैं भी अपडेट हूं और आपको भी ज्यादा कंफर्ट आए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो मेरे व्यू पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है, फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन पिलो, ठीक है, अंडर द ब्लैक मनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, एक सेक्शन है जिसका नाम है 46 सबसेक्शन 2। अब देखो इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है कि जो शो कॉज नोटिस फॉर पेनल्टी होता है ना, वो इशू हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। मतलब अगर कोई भी प्रोसीडिंग, अगर शो कॉज नोटिस फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 41 वाली पेनल्टी कौन सी पेनल्टी है, जो 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स, जो अभी बताया ना मैंने आपको, 3 टाइम जो टैक्स का लगता है, ठीक है। अगर उस पेनल्टी को आपको लेवी करना है ना, तो फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट के ऊपर जो वो पेनल्टी जो लेवी करनी है आपको, तो उसके लिए जो शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये हमारा केस स्टडी नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी नंबर 3 रिकॉर्ड कर दूंगा।